हेलो दोस्तों, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम। आज हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है और इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ना है। इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो, अगर ओवरऑल देखा जाए तो दो टाइप्स के इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है जैसे वाटर को अगर हम लोग छोड़ दिया जाए सनलाइट में तो वो जो होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर उसको अगर मतलब जैसे फिर क्या होता है कि वर्षा के कारण जो मतलब वेपर जो हुआ रहता है वो बादल बनकर फिर क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जो वो हो गया वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया। अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो दो टाइप्स का इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से आयनिक इक्विलिब्रियम आसान हो जाता है और उसको मतलब समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप्स के होता है। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वह ओनली वन डायरेक्शन में होता है और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है, यानी दोनों तरफ से होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम देखो, जैसे यह एक टेबल है, उस पे एक बॉक्स है, ठीक है। इधर से हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और फिर उसी समय इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यानी जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है। यानी मतलब जो बॉडी है ना ही मतलब इधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, और ना ही राइट जा रहा है, यानी बीच में रुका हुआ है। तो जो यह है इक्विलिब्रियम है, और यह जो इक्विलिब्रियम कंटेन कर रहा है यानी अचीव कर रहा है, इसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसे हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी यह फिजिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन में और एक होता है फॉर्म मोशन में, यानी मतलब जो मतलब एक रुका हुआ और एक चलता हुआ। यानी जैसे मतलब दो ट्रेन एक ही स्पीड से चल रहा है। अगर एक ट्रेन में देखिए आदमी बैठा हुआ और दूसरी ट्रेन में आदमी देखा बैठा हुआ, तो दोनों को लगेगा कि हम लोग रुके हुए हैं, ना वो जा रहा है ना ये जा रहा है, मतलब दोनों एक ही मतलब स्पीड से जा रहा है। तो हो गया वो मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो गया, और जो रुका हुआ होता है वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ठीक है। तो यह हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद यह एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हम लोग यहाँ इस लेवल तक हम लोग इसमें पानी भर दिए, ऊपर से एक हम लोग नल लगा दिया यानी टोटी, ठीक है। इसमें पानी गिर रहा है बूंद बूंद, और नीचे से हम लोग एक होल कर देते हैं इसमें, ठीक है। यानी मतलब जितना बूंद इसमें गिर रहा है उसी मोशन से मतलब नीचे से पानी गिरना चाहिए। यानी एक बूंद इसमें गिर रहा है वाटर और इसमें एक बूंद उसी समय निकल जा रहा है, यानी जो यह इसका लेवल है या उसी लेवल तक है, यानी पानी ना उसमें कम हो रहा है और ना ही ज्यादा हो रहा है। यानी एक बूंद इसमें गिर रहा है उसी समय एक बूंद नीचे गिर रहा है, या मतलब कंटेनर जो है भरना भी चाह रहा है और यह खाली होना भी चाह रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। यानी हम देखने में लग रहा है कि मतलब जो यह है कि मतलब अगर ऊपर से देखे तो लग रहा है कि यहाँ मतलब पानी भर रहा है, और नीचे से देखे तो हम लोग लग रहा है कि यहाँ खाली हो रहा है, लेकिन जो पानी का लेवल है उसी मतलब लेवल पे है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी चलता फिरता इक्विलिब्रियम।
ये जो होता है ये मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं चलता फिर यानी ना इसमें पानी कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, उसी लेवल पे है। ठीक है, ये मतलब यह है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन दो टाइप्स के होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। जो मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो हम लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शन में देखने को मिलता है, यानी दोनों डायरेक्शन में। और इरिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग जानेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन हम बता दिए हैं कि जो मतलब ओनली वन डायरेक्शन में, यानी ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is not equal to rate of backward reaction। यानी जो मतलब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, यानी स्पीड या वेलोसिटी जो भी कर लो, उसके बाद में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो मतलब रेट है या स्पीड या वेलोसिटी वो मतलब इक्वल नहीं है। मतलब इसमें होता है कि मतलब क्या होगा कि मतलब जो मतलब रिएक्टेंट है रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाएगा, प्रोडक्ट का भी रिएक्ट करके मतलब जो रिएक्टेंट के रूप में और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं बनाएगा। यानी जो एक बार जो रिएक्शन हो गया वो फिर दोबारा मतलब उस फॉर्म में नहीं आ सकता है, उसे हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जो इसे हम लोग डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय सिंगल एरो। ठीक है, इसे हम लोग सिंगल एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे कि इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। एग्जांपल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वह इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाए। जो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो मतलब चाहता है कि इसका चाहत होता है कि मतलब साल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या हो सकता है, HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, NaOH, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, या एक्वस फॉर्म में होगा और ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, दोनों का मतलब यह स्ट्रॉन्ग एसिड है और यह स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों क्या करेगा कि रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर यानी HCl प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्ट करके उसके बाद में क्या किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद में इसका एग्जांपल होगा जैसे कंवर्सन रिएक्शन हो गया। कंवर्सन रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन प्लस या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूट जाएगा। इसी प्रकार इसका और एग्जांपल हो सकता है, जैसे इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं उसके बाद हम लोग लिखते हैं
इसका एग्जांपल एक और हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे AgNO3 प्लस ये जो होता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद ये तो हम लोग जान गए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो बोथ डायरेक्शन होता है। इट अकर्स बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये जो होता है दोनों डायरेक्शन होता है। इट इज डिनोटेड बाय डबल एरो, इसे डबल एरो से डिनोट किया जाता है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है या मतलब बोथ डायरेक्शन में होता है, और जो इसे डिनोट किया जाता है डबल एरो से डिनोट किया जाता है। और इसके बाद में ये क्या होता है, जैसे हम लोग मान लेते हैं A प्लस बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना रहा है C प्लस डी, ठीक है। उसी प्रकार फिर C प्लस डी जो होगा मतलब रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाएगा क्या, A प्लस बी, ठीक है। इनिशियल टाइम में तो A प्लस बी जो होगा जो मतलब रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाएगा C, और इनिशियल टाइम में जो होगा C प्लस डी क्या होगा, इसका 0 मोल होगा, यानी इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं होगा। तो इनिशियल में तो क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा ही नहीं। उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction। यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब जो जिस रेट से मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन होगा। यानी मतलब जो मान लो कि दो मोल जो होगा, 2 मोल A और 2 मोल B दोनों कन्वर्ट मतलब रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C प्लस डी, यानी 4 मोल बना रहा है, यानी 2 मोल इसका 2 मोल इसका। फिर उसी टाइम क्या करेगा कि 2 मोल A और 2 मोल A ये दोनों मतलब रिएक्ट करके A प्लस बी बना लेगा। यानी जो मतलब जिस रेट से फॉर्मेशन हो रहा है अथी प्रोडक्ट का उसी रेट से फॉर्मेशन हो जाएगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से, ठीक है। तो उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी इसमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा या डायनेमिक नेचर क्या होता है, इट इज डायनेमिक इन नेचर। जो क्या होता है, ये मतलब डायनेमिक नेचर का होता है, ठीक है। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए। इनिशियल टाइम में क्या होगा कि मतलब इसका 2 मोल होगा, इसका 2 मोल होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसका 4 मोल बना लेगा। इनिशियल टाइम टी में इसका तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं, यानी इनिशियल टाइम क्या होगा, A प्लस बी जो होगा फॉर्म करेगा C प्लस डी का। इनिशियल टाइम टी में तो क्या होगा, इसका 2 मोल होगा, इसका भी 2 मोल होगा, इसका क्या होगा 0 0। आफ्टर टाइम टी बराबर
आफ्टर टाइम टी बराबर क्या होगा, सी प्लस डी कन्वर्ट हो जाएगा क्या में, मतलब ए प्लस बी। यही होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इट अकर्स बोथ डायरेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय डबल एरो, यानी इसे डबल एरो से डिनोट किया जाता है। यानी इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी जिस रेट से रिएक्टेंट जो होगा रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाएगा, उसी रेट से जो प्रोडक्ट होगा और रिएक्टेंट का काम करने लगेगा, और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाने का, यानी रिएक्टेंट में। इसी को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हम लोग इसके ग्राफ से हम लोग जानेंगे कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये डायनामिक नेचर का होता है, आप लोग जान गए। इसको बाद में इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ क्या होता है। इसका ग्राफ देखने से पहले हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे N2 प्लस H2 रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा अमोनिया NH3, ठीक है। यानी क्या करेगा कि दो मोल जो होगा नाइट्रोजन का और 2 मोल हाइड्रोजन का, दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा अमोनिया का। ये जो होता है हेवर्स प्रोसेस द्वारा होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन का 2 मोल और उसके बाद में हाइड्रोजन का 3 मोल, दोनों रिएक्ट करके फॉर्मेशन बनाएगा 2 मोल क्या अमोनिया का। ये जो होता है हेवर्स प्रोसेस होता है। उसी प्रकार जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। जो ये होता है एक किस तरह से होता है, कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा होता है, ठीक है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन का प्रोसेस है, उसी तरह से मतलब जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाएगा क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करेगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाएगा SO2 प्लस ऑक्सीजन, यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। उसी तरह एक और एग्जांपल हो जाएगा PCl5। PCl5 यह एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन का। PCl5 जो क्या करेगा, क्या इसका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है मतलब क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाएगा PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। इसके बाद हम लोग ग्राफ देखते हैं इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस, इक्विलिब्रियम का हम लोग ग्राफ एक हम लोग ले रहे हैं y डायरेक्शन और x डायरेक्शन। y डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं कंसंट्रेशन, और x डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं टाइम, ठीक है। इनिशियल टाइम t में रिएक्टेंट जो होगा कुछ ना कुछ होगा, जीरो तो होगा नहीं रिएक्टेंट, यानी मान लो यहाँ रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन, यानी इतना कंसंट्रेशन है इसका, ठीक है। इनिशियल टाइम t में जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाएगा, तो उसमें कमी आएगा, यानी उसका डिक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज करते करते यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। फिर उसी प्रकार प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट तो शुरू में तो जीरो होता है, और मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो रिएक्ट करके फॉर्मेशन बनाएगा प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो जो मतलब ऐसे होगा। यहाँ जो है, यहाँ दोनों पे मतलब यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया, यानी जितना मोल रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, उतना ही मोल जो प्रोडक्ट है रिएक्ट करके रिएक्टेंट का बना रहा है, यानी जो प्रोडक्ट हो जाए रिएक्टेंट का काम करने लग रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना रहा है। जो यहाँ टाइम t होगा, या t इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। ये होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये जो होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ROR और ROV, ठीक है। यानी जो मतलब यह है, यहाँ पे आके ये दोनों कांस्टेंट हो गया, यानी जितना मोल क्या हो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना रहा है, उतना ही मोल जो प्रोडक्ट है वो मतलब फिर रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना रहा है, यानी रिएक्टेंट में, ठीक है। यह हो गया हम लोग ग्राफ, जिससे हम लोग पता चलता है कि यह मतलब इक्विलिब्रियम है, यह इक्विलिब्रियम है। इसी तरह
हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और वर्सेस टाइम के बीच हम लोग देख लेते हैं कि उसके बीच कैसा ग्राफ बनता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। ठीक है, इन दोनों के बीच हम लोग ग्राफ देखते हैं। यह हो गया वाई डायरेक्शन, यह हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हम तीन लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि तीनों में से कौन सही है। ठीक है, हम तीन ग्राफ दे रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का, तीनों में से आप लोग बताइए कौन सही होगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन या जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर ओ आर, ये हो गया टाइम, ये हो गया आर ओ आर, ये हो गया टाइम। फिर इस तरह से आर ओ आर, ये इसके बाद में टाइम। ठीक है, यह जो है यह मतलब एक ऐसे हुआ, ऐसे फिर ऐसे, फिर इसी तरह से यह ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर इसके बाद में फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। आप इस तीनों में से बताएं कि तीनों में से सही कौन है। ठीक है, तीनों में से सही कौन होगा। यहाँ पे जो है या मतलब क्या हुआ है, प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन का रिएक्टेंट बना रहा है और फिर रिएक्टेंट जो है फॉर्मेशन का प्रोडक्ट है। यह जो टाइम टी होगा यह मतलब यह इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ पे जो हो गया इसके बाद यह कांस्टेंट जा रहा है, यानी जितना रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड है उतना ही रेट ऑफ क्या हो गया कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी दोनों का रेट सेम है, यानी जितना स्पीड प्रोडक्ट का है उतना स्पीड रिएक्टेंट का। यहाँ पे है कि यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया, यानी यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यानी यहाँ पे आके मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड कांस्टेंट हो गया। यहाँ जो हुआ यहाँ पे एक समय पे यानी माइनर सेकंड पे आके यहाँ पे मतलब कांस्टेंट क्या हुआ, बराबर हो गया रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड सेम हो गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड बढ़ गया है और क्या होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड घट गया। तो इसमें से सही कौन होगा, इसमें से सही होगा ए नंबर। ए नंबर सही कैसे होगा, क्योंकि मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड यहाँ पे बराबर हो गया है। मान लो कि जो ये रिएक्शन है या मतलब जो ग्राफ है यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे भी कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, बराबर होना जरूरी है, फिर कांस्टेंट यानी मतलब बराबर होना जरूरी है, कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। क्यों, मान लो कि जितना मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है फिर उसी समय रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो मतलब फॉर्मेशन होगा और दोनों तो अलग अलग हो रहा है, तो यार मतलब गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत कैसे होगा, ये गलत इसलिए होगा कि मतलब यहाँ पे जो जितना मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, फिर लेकिन उतना क्या हो रहा है कि मतलब उससे कम बना रहा है रिएक्टेंट। यानी कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है मतलब दो मोल मतलब रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाया, ठीक है, 2 मोल, ठीक है। लेकिन 2 मोल जो प्रोडक्ट है फिर रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन 2 मोल नहीं बना दे रहा है, यानी एक ही मोल बना रहा है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। तो इसका सही मतलब सही ग्राफ कौन हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लेते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ये है। यहाँ पे हम लोगों को पता करना है कि यहाँ पे ग्राफ कौन सा सही होगा। जो आप लोग कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे कौन सा ग्राफ सही होगा, ए नंबर, बी नंबर या सी नंबर, या फिर तीनों सही होगा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का लिया है। यहाँ पे फर्स्ट में दिखा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जितना इसका कंसंट्रेशन था उसका इतना ही कंसंट्रेशन था, दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन है, यानी मतलब जितना कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन का है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का यानी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का कंसंट्रेशन सेम है।
यहाँ पे भी कंसंट्रेशन सेम है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन सेम है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में जरूरी नहीं है कि दोनों का स्पीड सेम हो, यानी मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कहने का मतलब है कि मतलब जितना मोल यह बना रहा है उतना ही मोल ये भी बना रहा है, जितना मोल ये भी बना रहा है जितना मोल यही बना रहा है, यानी जितना मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उतना ही मोल रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी दोनों तीनों इक्वल है। तो इसलिए इसका आंसर ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या जाने कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद में आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद में हम लोग जाने हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है, यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसके बाद इसमें बहुत सारा पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केपी केसी यानी कंसंट्रेशन के टर्म में, प्रेशर के टर्म में, बहुत सारा पढ़ना है। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आगे के टॉपिक में, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू, धन्यवाद।